हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी नया चैप्टर है प्रकाशी काय, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। पहले हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे दूरदर्शी के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं दर्शन कोण विजुअल एंगल क्या होता है। दर्शन कोण किसे कहते हैं? दर्शन कोण विजुअल एंगल। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु हमारी आंख पर कोई ना कोई कोण बनाती है। ये हमारी आंख है। आंख की स्ट्रक्चर हमने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल बताई थी इसकी। ये हमारी आंख है, ये आंख की कॉर्निया और कॉर्निया के पीछे ये हमारा नेत्र लेंस है। ठीक है। अब यहां ये हमारा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है। जब हम यहां वस्तु को इसके सामने रखते हैं, लेंस के सामने रखेंगे वस्तु को कोई भी, तो वस्तु यहां पर प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वस्तु पूरी जो है आंख पर एक कोण बनाती है। ठीक है। वस्तु द्वारा जो आंख पर कोण बनता है इसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। तो विजुअल एंगल या दर्शन कोण किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर जितना कोण बनता है इसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। अब किसी वस्तु का आकार हमें बड़ा छोटा दिखाई देता है, ये डिपेंड करता है दर्शन कोण पर। अगर हमारे वस्तु पास है, यही वस्तु अगर हमारे पास आ जाए तो यहां दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा, और नजदीक आ जाए तो ये दर्शन कोण और बड़ा हो जाता है। तो यहां दर्शन कोण जो है इसका बढ़ता रहता है, दर्शन कोण इसका बढ़ता रहता है। तो जितनी वस्तु नजदीक आएगी दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा। अब हम किसी वस्तु को देखें, हम बहुत दूर वस्तु को देखें तो हमें बहुत दूर वस्तु भी छोटी दिखाई देती है। बड़ी वस्तु होती है, जैसे हवाई जहाज को हम देखें तो हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन वो भी हमें छोटा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि वो हमारी आंख पर दूर हो जाएगा, और दूर होने पर जब वस्तु दूर होती है, मान ये वस्तु यहां पर हो जाए तो यहां पर दर्शन कोण और छोटा हो जाएगा, तो दर्शन कोण छोटा होता जाता है। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता है? वस्तु का आकार बड़ा छोटा दिखाना दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण होता है। ठीक है। इसके बाद में किसी प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? प्रकाशिक यंत्रों की। ठीक है। अब प्रकाशिक यंत्र जो है, अगर हमें प्रकाशिक यंत्र द्वारा वस्तु को देखना है, जब वस्तु हमें सिंपली आंख से दिखाई नहीं देती तो हम प्रकाशिक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी वस्तु को देखने में, दूरदर्शी बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने में। अब बहुत दूर स्थित वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, तो हमारा प्रकाशिक यंत्र क्या करता है? उस वस्तु का, दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा दर्शन कोण हमारी आंख पर बनाता है और हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? वो निकट स्थित वस्तु का बड़ा दर्शन कोण हमारी आंख पर बना देता है और जिससे हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो अब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण, बिना यंत्र के बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण और बटे बीटा क्या है? बीटा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, ये क्या होता है हमारा? ये होती आवर्धन क्षमता कहलाती है। अब बीटा का मान जितना अधिक होगा उतना ही हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। तो इस दर्शन कोण, अब ये हमारी जो आवर्धन क्षमता डिपेंड करती है दर्शन कोण पर ही निर्भर करती है। उसी सिद्धांत पर ये दोनों चीज हमारी कार्य करती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म दर्शी दर्शाने, यानी कि सूक्ष्मदर्शी है, बहुत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाता है, यानी कि हमें उसको बड़ी दिखाई देता है और आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है। हमारे सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप,
सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम बात करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके द्वारा जो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है, इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसकी हम अगर संरचना की बात करें तो संरचना में बहुत सिंपल संरचना होती है इसकी। इसमें एक उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस, उत्तल लेंस, सिंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये आवर्धक लेंस एक फ्रेम में जड़ा होता है। फ्रेम कैसा? लोहे का भी हो सकता है, फ्रेम प्लास्टिक का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक, इस फ्रेम में जड़ा होता है। ठीक है, इस फ्रेम को हम पकड़ने के लिए एक हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, हत्था लगा देते हैं। यहां पर ये हत्था लगा होता है। ये हमारा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये इसकी संरचना होगी। ठीक है, समझ में आ गई संरचना? एक इसमें उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस कहते हैं, जो एक प्लास्टिक या रबर के फ्रेम में जड़ा होता है, प्लास्टिक में या लोहे के या स्टील के फ्रेम में जड़ा होता है, और इसमें एक हैंडल लगा होता है जिससे हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये इसकी संरचना है। ठीक है, अब संरचना के बाद बात करते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। क्रिया विधि क्या? पहले सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या है? जब किसी लेंस के फोकस के अंदर हम किसी वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका बड़ा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस सिद्धांत का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रचना देखिए, रचना हो गई, सिद्धांत हो गया, रचना, दूसरा हो गया सिद्धांत, ये इसकी रचना हो गई, संरचना, और ये इसका सिद्धांत हो गया कि जब किसी वस्तु को उसके फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका सीधा व बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब प्रतिबिंब का बनना समझिए, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना क्या है? देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, आवर्धक लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस, ये इसका हो गया फोकस, प्रथम फोकस एफ डैश, ये द्वितीय फोकस एफ। ठीक है, यहां पर हमने कोई वस्तु रखी है फोकस और लेंस के बीच में, इसमें कंडीशन में यहां रखी जाती है। ये हमारी वस्तु ए बी है। बी से चलने वाली समांतर किरण ऐसे लिखेंगे, अक्ष के समांतर किरण कहां से होकर जाती है? ये इसके फोकस से होकर जाएगी। आप जानते हैं जब हमने नियम बताए थे तो उसमें समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र सी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली ये सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों आगे बढ़ाने पर, क्योंकि दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, तो दोनों आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेगी। अब ये देख रहे हैं दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। अब इनको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर ये किसी बिंदु पर मिलती है और हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है ए डैश बी डैश, बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, सीधा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाती है, और ये हमारा बड़ा प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना देती है। ठीक है, तो हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। क्लियर? तो ये हमारा इसका प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, हम इसकी आवर्धन क्षमता के लिए हम निकालेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब हमारी आंख पर दर्शन कोण बनाता है, तो जितना बड़ा दर्शन कोण बनता है उतनी हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात
क्या कहलाता है, उसकी आवर्धन क्षमता कहलाता है। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यदि प्रतिबिंब ये स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यहां से ये d दूरी पर बने, ये दूरी हुई u, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि वस्तु की दूरी लेंस से u हो और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, क्योंकि उसी पर हमें स्पर्श दिखाई देता है। तो इसकी आवर्त क्षमता m बराबर क्या होता है, 1 प्लस f ऑफ d अपॉन f, 1 प्लस d अपॉन f। ये होती है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, तो ये था हमारा सूक्ष्मदर्शी। अब यदि हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब जो है वो हमारा यहां के बजाय कहां पर बने, अनंत पर बने, तो फिर ये हमारी वस्तु कहां पर होगी, ये फोकस पर होगी, क्योंकि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ही कहां पर बनता है, अनंत पर बने। यदि प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब दूसरी कंडीशन फर्स्ट में था स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, अगर प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूरी पर बने, तो फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। और यदि प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने, अनंत पर बने, तो फिर क्या हो जाता है, फार्मूला m बराबर हो जाएगा हमारा d अपॉन f, m बराबर हमारा d अपॉन f हो जाता है। ठीक है, और ये उसी से निकलता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f से, उसी से हमारे फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f से। ठीक है, इसी से आता है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये d के बराबर हो जाएगा, ये d के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से d से गुणा कर देंगे, v अपॉन u बराबर d अपॉन f हो जाएगा। ठीक है, इससे हम वो निकाल लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये था हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। अब बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, कंबाइंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी संरचना कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है और वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। उसमें सूक्ष्म कहा था, हमने कहा यहाँ बहुत सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर हमें बड़ा दर्शन कोण बनाकर हमें वस्तु को बड़ी दिखाई देता है। यह हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, इसके सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, पहले संरचना देखिए, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, धातु की बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का, धातु की बेलनाकार नली है, इसके एक सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, संरचना की बात कर रहे हैं। यह नली एक अन्य बड़ी नली में फिट होती है, ये वाली नली एक अन्य बड़ी नली में, चौड़ी नली में फिट होती है, ये नली में अन्य चौड़ी नली में फिट होती है ये नली। ठीक है, और इस चौड़ी नली के बाहरी सिरे पर, दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसमें एक व्यवस्था होती है पेच की, पेच लगा होता है। इस पेच की सहायता से जब हम इस पेच को घुमाएंगे, तो इस पेच को घुमाने पर यह नली आगे पीछे अंदर खिसकाई जा सकती है। इसको तंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। और इसमें यहां पर क्रोस तार लगा होता है, ये होता है हमारा क्रोस तार, ये व्यवस्था होती है क्रोस तार की। ठीक है, संरचना समझ में आ गई होगी, दोबारा रिपीट करता हूं। ये एक नली होती है धातु की बेलनाकार, जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ये नली एक अन्य बड़ी नली में फिट होती है, जिसके दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इस पर एक व्यवस्था होती है
पेच द्वारा दंतुर्दंचक व्यवस्था, इसके द्वारा नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है और इसमें एक क्रॉस तार लगा होता है। ठीक है, ये इसकी संरचना होगी। ठीक है, अब समायोजन कैसे करते हैं? सबसे पहले समायोजन क्या है कि हम इस नली को, पहले इस वाली नली को आगे पीछे खिसकाकर, इस नली में आगे पीछे खिसकाकर, छोटी नली को बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाकर हम इसको क्रॉस तार पर फोकस करते हैं। सबसे पहले किस पर करेंगे? क्रॉस तार पर फोकस करते हैं। जब हमें क्रॉस तार इस पर दिखाई देने लगता है तो फिर हम पूरे अरेंजमेंट को ऊपर नीचे इस प्रकार खिसकाते हैं कि हमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। ये इसका समायोजन होता है। ओके, ठीक है, ये समायोजन। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने, ये हो गई प्रकाशी कक्ष, यहां पर एक लेंस लगा होता है, छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारा का उत्तर लेंस लगा होता है। इसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस। ये हो गया हमारा अभिदर्शक लेंस होता है, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, इस लेंस की फोकस हो गई, एक फोकस ही हो गया FO डैश, और एक ये फोकस हो गया इसका FO। ठीक है, वस्तु को कहां रखते हैं? वस्तु हमेशा इसके फोकस के नजदीक में रखी जाती है, फोकस के करीब में रखते हैं। ये हमारी होगी A और B, इसके फोकस में रखते हैं। ठीक है, यहां पर लगा होता है बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, इसको आप नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये हमारा कहलाता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, कितने लेंस लगे इसमें? 2 लेंस होते हैं। अब देखिए इसका फोकस ये हो गया FE डैश और ये हो गया FE। क्लियर? यहां से प्रकाश की किरण चली समांतर, अब यहां से इसकी दूरी ये कहलाएगी हमारी UO। क्या कहलाएगी? UO कहलाती है। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण चली, कहां से जाएगी होकर? ये इसके फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाशी केंद्र से जाने वाली, ये सीधी निकल जाएगी। ये इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा A डैश B डैश बनेगा। ठीक है, यहां से इसके प्रतिबिंब की दूरी मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे दूसरी किरण आएंगी, यहां से इसके प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगी VE के बराबर होगी, सॉरी VO के बराबर। ऑब्जेक्टिव है ना, अभिदर्शक से दूरी। यहां से नेत्र से इसकी दूरी, क्योंकि नेत्रिका है, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, इसकी दूरी UD हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली इसकी फोकस दूरी हो जाएगी FE। ठीक है, अब यहां से किरण चली किए समांतर, ये इसके फोकस से हो जाएगी। दूसरी किरण चलिए प्रकाशी केंद्र से, ये सीधी निकल जाएगी। अभी दोनों किरणें जो हैं आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर ये किरण हमारे यहां कहीं पर आकर मिल जाएगी, तो हमारा ये प्रतिबिंब इसका बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब, A डबल डैश B डबल डैश प्रतिबिंब बनता है। और यहां से ये इसकी दूरी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, ये होती है D। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये कहलाती है हमारी D कहलाती है। समझ में आ गया? ये है प्रतिबिंब का बनना। ओके,
अब बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। और इसमें दो लेंस हैं, एक आपका नेत्रिका लेंस है और एक आपका अभिदर्शक लेंस है। ठीक है, तो अब यहां इसकी क्षमता क्या होगी, m इजिकल टू सूक्ष्मदर्शी की दोनों की संयुक्त क्षमता, यानी कि अगर हमारे अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता mo और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता me हो, तो इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगी mo गुणा ma। ठीक है, अब mo का मान क्या होगा आप जानते हैं, चूंकि इसकी आवर्धन क्षमता mo बराबर होती है माइनस vo अपॉन uo, माइनस vo अपॉन uo हो जाएगी, क्योंकि उसकी से दूरी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। mo बराबर माइनस vo अपॉन uo, और me बराबर क्या हो जाएगा, me बराबर अभी कितनी दूरी पर बनना है, आप देख रहे हैं यहां पर d दूरी पर बनना है, कितनी दूरी है इसकी, d दूरी पर है, तो इसकी जगह d हो जाएगा, v की जगह, तो माइनस d अपॉन ue, ये कितना हो जाएगा, d अपॉन ue हो जाएगा। ठीक है, तो फिर m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस vo अपॉन uo इंटू d अपॉन ue, ये हो गया फार्मूला इसका। ठीक है, आवर्धन क्षमता का। अब इसका आवर्धन क्षमता के फार्मूले को अगर हम फोकस के रूप में लिखें, किसके, इसके फोकस के रूप में लिखें, नेत्रिका के, तो आप जानते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f होता है फार्मूला लेंस के लिए। ठीक है, तो यहां से v का मान हो जाएगा d, v का मान क्या हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा, और u का मान हो जाएगा ue, u का मान कितना हो जाएगा, ue हो जाएगा, और ue कैसा होगा, माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, दोनों इधर होंगे ना, दोनों इधर माइनस के होंगे, तो यहाँ v बराबर हो जाएगा माइनस d है, और u बराबर माइनस ue। ठीक है, तो यहां रख दो इसमें दोनों को, फार्मूले को, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन d और प्लस 1 अपॉन ue बराबर 1 अपॉन fe। ठीक है, यहां से d से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस 1 प्लस d अपॉन ue बराबर d अपॉन fe, ये तो जाता है, तो यहां से d अपॉन ue बराबर 1 प्लस d अपॉन fe। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब दृष्टि d अपॉन ue की जगह रख देंगे 1 प्लस d अपॉन fe, तो हमारा फार्मूला मैं इधर लिख लेता हूं, और क्षमता के लिए m बराबर जाएगा माइनस vo अपॉन uo इंटू 1 प्लस d अपॉन fe। ये हो गया हमारा आवर्धन का फार्मूला जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो पहले फार्मूला क्या था हमारा, एक फार्मूला ये हो गया आवर्धन m बराबर mo इंटू me, दूसरा फार्मूला हो गया m बराबर माइनस vo अपॉन uo इंटू d अपॉन ue, और जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो हमारा फार्मूला m बराबर माइनस vo अपॉन uo इंटू d अपॉन fe। अब इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी vo प्लस ue, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, फिर सूक्ष्मदर्शी लंबाई vo प्लस ue के बराबर होगी। ठीक है, इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हमने देख रहे हैं कि vo का मान बड़ा होना चाहिए, vo का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या uo का मान छोटा होना चाहिए। uo का मान छोटा यानी कि ये इसके बिल्कुल करीब में हो रखना चाहिए, फोकस के बिल्कुल करीब में रखना चाहिए, फोकस यानी कि फोकस पर रख देंगे तो फिर तो अनंत पर बन जाएगा, हाइपरबोला दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए फोकस पर न रखकर फोकस के करीब में रखते हैं। uo का मान जितना छोटा हो सकता है आवर्धन उतनी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा vo का मान बड़ा होना चाहिए, vo का मान बड़ा होगा तो भी हम इसकी आवर्धन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब इसकी हम और अगर अनंत पर बने, प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब, दूसरी कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने,
पहली कंडीशन क्या थी, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर, तो यहाँ कंडीशन क्या थी, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनना है, ठीक है। और यहां पर कंडीशन क्या है, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर बनेगा तो d की जगह इंफिनिटी हो जाएगा, v हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। जब ये इंफिनिटी हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहां 1/UE 1/FE हो जाएगा, तो 1/UE की जगह 1/FE, यानी कि UE बराबर हमारा क्या हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में UE बराबर हमारा FE हो जाएगा, यानी कि जब ये हमारा प्रतिबिंब यहां पर होगा तभी तो अनंत पर बनेगा। तो UE की जगह हम FE रख देंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा m बराबर -VO/UO * D/FE, ठीक है। FE का मान हम कम करके इसकी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। और इस स्थिति में लंबाई क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी FO यहां तक और FE और प्लस VO, तो इसमें लंबाई क्या हो जाएगी, VO प्लस FE, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी। तो ये था हमारा सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम डिस्कस करेंगे आगे दूरदर्शी के बारे में, दूरबीन कहते हैं जिसे आप।